Welcome back student to our channel. In this video we are going to cover advent of the Europeans in India. यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो कोलैप्स हुआ और जितना भी ईस्टर्न साइड में ट्रेड था वो किसके हाथों में चला गया, अरब्स मर्चेंट के हाथों में। क्या हुआ, जो आप ये टर्की वाला एरिया देख रहे हैं ये पूरा अरब्स ने कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह से यूरोपियंस को क्या करना पड़ा, एक नए सी रूट की खोज करनी पड़ी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या था, कैसे करके सारी चीज़ें हुई। इंट्रोडक्शन, भूमिका। देयर वर मेनली टू इम्पॉर्टेंट सी रूट्स विच कनेक्ट्स द इंडिया टू यूरोप। भारत को यूरोप से मिलाने वाले मुख्य दो समुद्री मार्ग थे, ठीक है। जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं वो जनरली क्या थे, दो सी रूट थे। पहला है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। सेकंड था रेड सी, लाल सागर। बोथ द रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय टर्क्स एंड अरब्स। इस्लामिक रूलर थे ये। देखिए ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, और इस तरफ है ये रेड सी। ये दोनों ही रूट क्या करते थे, यूरोप को इंडिया से कनेक्ट करते थे। अब ये दोनों ही रूट किसके कंट्रोल में आ गए हैं, टर्क्स के कंट्रोल में आ गए हैं। आगे देखते हैं। इन 1453 द ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट came under Turkish control after the Ottoman conquest Constantinople। क्या हुआ, 1453 में क्या हो गया था, रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। 1453 ईस्वी में कंस्तुंतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। The West European states and merchants therefore began to search for new एंड सेफर सी रूट टू इंडिया। इसलिए क्या हुआ, जो यूरोपियंस कंट्री थी उन्हें क्या करना पड़ा, इंडिया के लिए एक नए और सेफर सी रूट की खोज करनी पड़ी। क्योंकि अगर ये रेड या पर्शियन गल्फ से आने की कोशिश करते थे तो वो सेफ नहीं हुआ करता था। वहाँ इनसे जितना भी इनका सामान होता था लूट लिया जाता था, ये सब होता था। इसलिए अब इन्हें क्या चाहिए था, एक नया सी रूट चाहिए था। The first step were taken by Portugal and Spain। ये पहला स्टेप, नए सी रूट की खोज करने के पहले स्टेप किसने उठाया, किस कंट्री ने, पोर्तुगल ने और स्पेन ने, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पेन और पोर्तुगीज। ऑन अगस्त 1492 कोलंबस सेट सेल विथ 3 स्मॉल शिप, सांता मारिया, पिंटा एंड नीना। 1492 में क्या हुआ, जो कोलंबस थे वो 3 शिप्स के साथ सांता मारिया, पिंटा और नीना के साथ सी रूट, एक नए सी रूट की खोज करने के लिए निकले, इंडिया के लिए एक नए सी रूट की। वहीं पोर्तुगीज़ का देखते हैं। 1487 बार्थोलोमेव डियास। यहाँ पर कौन निकले, 1487 में बार्थोलोमेव डियास पोर्तुगीज़ की तरफ से निकले। लेकिन इन्होंने ये कहाँ तक पहुँचे थे या फिर किस चीज़ की खोज करी थी इन्होंने, केप ऑफ गुड होप, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में। ये इंडिया नहीं पहुँच पाए थे। इसी तरीके से कोलंबस भी इंडिया नहीं पहुँच पाए थे। इन्होंने किसकी खोज करी थी, अमेरिका की, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनली इंडिया के लिए नया सी रूट कौन खोज पाता है, 1498 वास्को डिगामा। ये पहले पोर्तुगीज़ थे जो एक नए सी रूट से कहाँ पहुँचे, कैलीकट, जो कहाँ है, इंडिया में। और कैलीकट प्रेजेंट है केरला स्टेट में, ठीक है, वहाँ पहुँचे थे। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग बोलते हैं वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की थी, तो ये प्रॉपर सही सेंटेंस नहीं होता कि उन्होंने इंडिया की खोज की थी। इंडिया के बारे में पहले से पता था, तभी तो वो सी रूट खोजने के लिए आए थे। उन्होंने क्या करा था, एक नए सी रूट की खोज करी थी,
ठीक है, इंडिया के लिए एक नए सी रूट की खोज करी थी। इंडिया के बारे में सबको पहले से पता था। आगे देखते हैं अब इसमें दोनों के बीच में क्या हुआ। स्पेन और पोर्तुगीज़ के बीच में एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को बोला गया है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलस। टॉर्डिलस की संधि ये होती है 1494 में। इसमें पढ़ते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या चीज़ें हैं इसमें। द पोर्तुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द वर्ल्ड बिटवीन दैम बाय एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वेस्ट ऑफ केप वर्डे आइलैंड ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसमें क्या हुआ है, स्पेन और पोर्तुगल ने अब जो पूरा वर्ल्ड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है, जो वेस्टर्न पार्ट होगा उस पे स्पेन का अधिकार होगा और जो ईस्टर्न पार्ट होगा उस पर पोर्तुगीज़ का अधिकार होगा। पुर्तगाल और स्पेन ने एक काल्पनिक रेखा द्वारा दुनिया को आपस में बांट लिया, जो कि पश्चिम केप वर्डे द्वीप अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर, इस द्वीप से पूर्व ईस्ट की भूमि पुर्तगाल की होगी और पश्चिम की भूमि स्पेन की होगी। ठीक है, तो ये है एक वर्ल्ड मैप, इसमें आप अफ्रीका देख रहे हैं और ये है हमारा केप वर्डे आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर केप वर्डे आइलैंड है। इसके वेस्टर्न साइड में, मतलब इसके वेस्टर्न साइड में ये एरिया किसके अंडर आएगा, ये स्पेन के अंडर आएगा। और इसके ईस्टर्न साइड में ये एरिया किसके अंडर आएगा, पोर्तुगीज़ के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ट्रीटी हुई ताकि दोनों आपस में ना लड़ें, क्योंकि कभी कोई किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहा था, पोर्तुगीज़ किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा वर्ल्ड आपस में डिवाइड कर लिया। आगे देखते हैं न्यू डिस्कवरीज। 1487 में हमने देखा बार्थोलोमेव डियाज, जो एक पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे, ये कहाँ तक पहुँचे, केप ऑफ गुड होप तक, जो कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, फिर 1494 में सेकंड जो नेविगेशन स्टार्ट किया वो किसने किया, कोलंबस ने, जो स्पेन के थे, लेकिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया, अमेरिका डिस्कवर किया। फिर 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाल कंट्री के थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, या न्यू सी रूट की खोज करी, इंडिया के लिए नए सी रूट की खोज करी। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया व्हेन वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ क्या बने, पहले यूरोपियंस बने जो डायरेक्ट एक नए सी रूट से कहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम वास्को डी गामा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर 90 days वॉयज वास्को डी गामा लेड बाय गुजराती पायलट नेम अब्दुल माजिद रीच कालीकट। ठीक है, कालीकट को प्रेजेंट डे में कोझिकोड भी बोला जाता है, जो कहाँ है, केरला, इन 20 मई 1498। कब पहुँचे ये कालीकट, 20 मई 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट केरल नामक स्थान पर आया। ठीक है, इनका भी नाम याद रख लेना आप, अब्दुल माजिद कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ही रिसीव्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट जमोरिन। वास्को डी गामा का कालीकट पर किसने स्वागत किया, तो वहाँ के जो लोकल हिंदू रूलर थे जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया। कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वास्को डी गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months. When he returned to Portugal, he carried back with him a rich cargo and sold merchandise in European market at a huge profit. ठीक है, तो जब वास्को डी गामा भारत आते हैं, फिर वो कितने टाइम के लिए रहते हैं यहाँ, 3 month के लिए यहाँ रहते हैं,
और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो बहुत सारा सामान अपने साथ वहाँ लेके जाते हैं, यूरोप लेके जाते हैं और वहाँ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर बेचते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब बाकी यूरोपियंस कंट्री को पता चलेगा कि इंडिया में इतनी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी क्या करेंगी, आना चाहेंगी, इंडिया आना चाहेंगी, यहाँ से ट्रेड करना चाहेंगी। तो उसी ट्रेड को लेके कौन कौन आएंगे फिर आगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे। 1500 अ सेकेंड पोर्तुगीज़ वॉयज टू इंडिया was undertaken by पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। अब देखिए वास्को डिगामा के बाद सेकेंड वॉयज किसने किया है इंडिया के लिए, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये भी कहाँ के हैं, पोर्तुगीज़ के हैं, ठीक है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो अल्वारेस कैब्रल था। आगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपीडिशन वॉज to enter a treaty with Zamorin of Calicut and set up a factory in Calicut। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य कालीकट के जमोरिन के साथ एक संधि में प्रवेश करना और कालीकट में एक कारखाना स्थापित करना था। ठीक है, देखिए जब वास्को डिगामा इतना प्रॉफिट कमा के या इतना सामान लेके यूरोप जाते हैं और इतना प्रॉफिट कमाते हैं, तो अब पोर्तुगीज़ को क्या लगता है कि हमें क्या करनी चाहिए, अपनी एक फैक्ट्री भी इंडिया में इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य से, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ किसको भेजा जाता है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को भेजा जाता है कि वो जमोरिन के साथ बात करें, उनसे परमिशन ले वहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। ठीक है, आगे देखेंगे। पेड्रो अल्वारेस इस्टेब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन या पोर्तुगीज़ फैक्ट्री एट कालीकट इन 1500। 1500 ईस्वी में भारत के कालीकट में पहली यूरोपीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने, जो पोर्तुगीज़ हैं, इन्होंने क्या करा है, अपनी फैक्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है। अब इनके लिए ईज़ी ट्रेड ट्रेड करना क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। और उससे पहले जो यहाँ से ट्रेड हो रहा था वो किसके कंट्रोल में था, अरब्स के कंट्रोल में था। तो अरब्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उनके हाथ से ट्रेड निकल जाए। तो इस वजह से क्या होता है, अरब्स और पेड्रो अल्वारेस कैब्रल हैं, उनके बीच में फ़ाइट होती है। ठीक है, पेड्रो और अरब्स के बीच में क्या होती है, फ़ाइट होती है, जिसमें पेड्रो की जीत होती है और अरब्स इसमें हार जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1501 वास्को डिगामा वंस अगेन केम टू इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बार ये कब आए थे, 1498 में आए थे। सेकंड टाइम अब ये कब आ रहे हैं, 1501 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। ही सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौर, कालीकट एंड कोचिन। यहाँ पर इन्होंने क्या करी, ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई, कहाँ, कन्नौर, कालीकट और कोचिन में। इन सितंबर 1524 ही अगेन अराइव्ड इन इंडिया। बीच में चले गए थे, दोबारा 1524 में ये दोबारा आते हैं, मतलब ये थर्ड टाइम अब आ रहे हैं। बट डाइड ऑन December 24, 1524। ठीक है, 24 दिसंबर 1524 को लेकिन इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और कोचिन में ही इनको यहाँ पर दफना दिया जाता है। तो इंडिया में वास्को डिगामा कितने टाइम आए, 3 टाइम आए। किस किस ईयर में आए हैं, पहले 1498 में, फिर 1501 और फाइनली 1524 में। ठीक है, तो ये वास्को डिगामा के बारे में हमें क्लियर हो गया। आगे देखेंगे हम क्या है अब, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक इनका टेन्योर है। ही इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया फॉर अ 3-year टर्म 1505 से 1509। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या बनते हैं, पहले पोर्तुगीज़ गवर्नर बनते हैं इंडिया में, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है।
इसे 3 वर्ष के लिए भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। His main objective was to secure the south east trade of Portuguese. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ईस्टर्न ट्रेड है उसको क्या करना? सिक्योर करना। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। ठीक है, आगे देखेंगे। इन 1505 ही बिल्ड फोर्ट्रेस दुर्ग। क्या बनवाए इन्होंने 1505 में? किले बनवाए। ठीक है, कहाँ पर? अंजाडीवा, कोचिन, कन्नौर और किल्वा में। देखिए, जो दुर्ग होते थे या फोर्ट्रेस जो होते थे वहाँ पर क्या होता था? जो ये गवर्नर्स आते थे इंडिया में, जो गवर्नर्स आते थे ये अपने साथ क्या लेके आते थे? अपनी छोटी मोटी सेना लेके आते थे। ठीक है, बंदूक, गोला बारूद ये सब रखते थे यहाँ पर। और जो फैक्ट्रीज़ होती थी वहाँ से क्या होता था? वहाँ से ट्रेडिंग का काम होता था। तो दोनों में डिफरेंस है, फैक्ट्रीज़ अलग चीज़ होंगी और आपके फोर्ट्रेस अलग होंगे। यहाँ पर ये अपनी सेना वगैरह रखेंगे, फैक्ट्री में जो आपका ट्रेडिंग का सामान बन रहा है वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है। In 1509 he crushed the combined Egyptian and Gujarat navies. 1509 में इन्होंने क्या करा? इजिप्टियन और गुजरात नेवीज दोनों को ही हरा दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने करी थी और यही भारत के पहले पोर्तुगीज़ गवर्नर भी थे। As per this policy, the Portuguese should be the sole trade power in the Arabian Sea and the Indian Ocean. इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापार शक्ति होना चाहिए। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का मतलब है जितने भी, ये इंडिया ले लो आप, ठीक है, जितना भी ये इंडियन ओशियन है इस पे किसका अधिकार होना चाहिए? पोर्तुगीज़ का अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई और यूरोपियन कंपनीज क्या ना कर सके? इंडिया में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इनका टाइम पीरियड है 1509 से 1515। ही सक्सीडेड अल्मेडा एज द पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया। अल्मेडा के बाद क्या बने? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क नए गवर्नर बनते हैं। अल्मीडा के बाद यह भारत का नया गवर्नर बना। नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज़ इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए रियल फाउंडर किसे माना जाता है तो वो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि रियल फाउंडर कौन है पोर्तुगीज़ के इंडिया में, तो आपको इनका नाम लेना पड़ेगा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। फिर देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए। 1510 अल्फोंसो डी अल्बुकर्क अटैक गोवा इन 1510। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। एट दैट टाइम रूलर ऑफ गोवा वॉज सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर हमला किया। उस समय गोवा के शासक बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह थे। तो पोर्तुगीज़ ने गोवा पे कैप्चर कब किया? 1510 में किया। किसके टाइम पे किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के टाइम पे किया। और जब गोवा पे अटैक किया तो वहाँ के राजा कौन थे? वो थे बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं इसमें। ही सिक्योर्ड फॉर पोर्तुगाल द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशियन by establishing bases overlooking all the entrances to the sea. उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु
समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि क्या कर रहे थे अब पोर्तुगीज़, इंडिया में जितने भी एंट्रेंस के वो थे, मतलब पॉसिबिलिटी थी यहाँ से एंटर हो सकते हैं, उसको सिक्योर कर रहे थे। आगे देखते हैं 1511 कैप्चर्ड मलक्का। किस पर अधिकार कर लिया आप? मलक्का पर, मलक्का पर अधिकार। अल्बुकर्क was the first Portuguese who was able to suppress the Arab merchandise in Malaysia by winning Malacca in 1511। इसे याद रखना आप, 1511 में इन्होंने किस पे अधिकार कर लिया? मलक्का पे। ठीक है, मलेशिया जिसे प्रेजेंट डे मलेशिया बोला जाता है उस पर अधिकार कर लिया। 1510 में गोवा पर करा था। ही इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स। दूसरे जहाज़ों को बिना अनुमति के प्रवेश निषेध था। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते हो, इंडिया में आप बिना इनकी परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। शिप, जिस शिप को ये परमिट करते थे वही एंटर कर सकती है और कोई बाकी शिप्स नहीं कर सकती थी। देखते हैं 1511 इन 1515 ही कॉन्क्वेड हर्मोज। 1515 में हॉर्मोज पर विजय प्राप्त की। Portugal now control the principal strategic points from the east coast of Africa to Malacca with the exception of the Red Sea। अब देखिए क्या हुआ है, पोर्तुगीज़ ने पूरा केप ऑफ गुड होप से, मतलब पूरा अफ्रीका से लेके, और यहाँ ये मलेशिया है, पूरा मलेशिया पर किसका अधिकार हो गया है? पोर्तुगीज़ का। और यहाँ जो ये हर्मोज है पर्शियन गल्फ में, उस पे भी किसका अधिकार है? पोर्तुगीज़ का। तो एक तरीके से पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ चुका था? पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में आ चुका था। सिर्फ किसको छोड़ के? इस एरिया को छोड़ के, रेड सी, लाल सागर को छोड़ के। To increase Portuguese population in India, he encouraged Portuguese men who had come on the voyages to take or marry with local women। भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगाली व्यक्तियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, ताकि क्या हो सके, यहाँ पर पोर्तुगीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके। जितने भी पोर्तुगीज़ वॉयज में मैन आए थे उन सबको एम्फेसाइज किया गया कि आप क्या करिए, यहीं की लोकल लेडीज़ से आप मैरिज करिए। ही एबॉलिश सती प्रथा पर रोक लगाई। कहाँ पर? गोवा में, क्योंकि अभी ये कहाँ बसे हुए हैं? गोवा में बसे हुए हैं। तो हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर सकते कि इन्होंने पूरे इंडिया में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सिर्फ अभी इन्होंने गोवा में लगाई थी। और बेसिकली देखा जाए तो रीज़न ये था, ऐसा बोला जाता है कि जो सती होने जा रही थी लेडीज़, उनसे ये शादी कर लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गवर्नर आते हैं अब नीनो दा कूना। इनका टेन्योर है 1529 से 1538, मतलब नेक्स्ट कोई और रहे हैं। क्रोनिकल ऑर्डर में ये नहीं है 3rd नंबर पर, लेकिन जो बाकी रहे हैं इतना उनके बारे में कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं इनके टाइम पे क्या हुआ। नीनो दा कूना assumed office of the governor of Portuguese in India in November 1529। नीनो दा कूना ने नवंबर 1529 में भारत के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नीनो दा कूना के ही टाइम पे क्या करा इन्होंने? जो पोर्तुगीज़ का हेडक्वार्टर था कोचिन से कहाँ शिफ्ट कर दिया? गोवा शिफ्ट कर दिया। और किस ईयर में करा? 1530 में। और गोवा कैप्चर कब किया था हम पोर्तुगीज़ ने? 1510 में अल्बुकर्क के टाइम पे। ठीक है, और शिफ्ट किसने करा? नीनो दा कूना ने।
वह 1530 में भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। नेक्स्ट, बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल एम्परर हुमायूं secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of Besin with its dependencies and revenue। क्या हुआ, जब बहादुर शाह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुमायूं से तो उन्होंने किससे हेल्प मांगी? पोर्तुगीज़ से हेल्प मांगी, और हेल्प के बदले में उन्होंने 1534 में आइलैंड ऑफ बेसिन पोर्तुगीज़ को दे दिया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुग़ल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। लेकिन आगे क्या होता है देखिए। हाउएवर बहादुर शाह's relations with the Portuguese became sore when हुमायूं withdraw from गुजरात in 1536। बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। ठीक है, तो अब जो गुजरात के बहादुर शाह हैं उनके भी रिलेशन पोर्तुगीज़ से अच्छे नहीं रहे। आगे देखेंगे। नीनो डा कूना ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटिंग मैनी पोर्तुगीज नेशनल्स देयर विद हुगली एज देयर हेडक्वार्टर्स। नीनो द कून्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। अब ये कहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं? बंगाल की तरफ भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन बंगाल में भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जितने अभी तक हमने पढ़े ये कुछ गवर्नर्स थे पोर्तुगीज़ के जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स थे। मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन भी किया है, तो उनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पोर्तुगीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पोर्तुगीज़ एक्वायर्ड दमन इन 1559। दे लॉस्ट हुगली इन 1631। हुगली वही जो बंगाल में है जहाँ ये शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे लॉस्ट हुगली इन 1631 ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहाँ। क्वेश्चन बनता है इससे कि हुगली पुर्तगालियों के हाथ से कब निकल गया? तो 1631 में। उस टाइम मुग़ल एम्परर कौन थे? तो वो थे शाहजहाँ, याद रखिएगा। इन 1661 द पोर्तुगीज़ किंग गेव बॉम्बे to Charles II of England as dowry for marrying his sister Catherine Braganza। क्या किया? जो पोर्तुगीज़ के किंग थे उन्होंने 1661 में बॉम्बे किसको दे दिया? चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को। इंग्लैंड के जो चार्ल्स हैं उनको दे दिया एज अ डॉरी उनकी सिस्टर से शादी करने के उस पर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अब 1600 की, तो 1600 में क्या हो चुका है? इंडिया में ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है और जो पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। तो उस टाइम पे जो किंग थे पोर्तुगीज़ के उन्हें लगा अगर इनसे मैरिज अलायंस सेटअप कर लिए जाएं तो हमारे लिए क्या होगा? थोड़ा फेवरेबल कंडीशन होगी। इसलिए उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी किससे कराते हैं? वो चार्ल्स सेकंड से कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द फेमस जूइश सेंट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विथ मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा कब आए? 1542 से 45। ये भी एक गवर्नर रहे थे इंडिया में पोर्तुगीज़ के। उनके साथ कौन आए थे? फेमस सेंट आए थे फ्रांसिस्को जेवियर। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जो पोर्तुगीज़ का कंट्रोल है इंडिया पे वो ख़त्म होता चला जाएगा। ग्रेजुअली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर टेरिटरीज वर लॉस्ट टू मराठास, डच एंड इंग्लिश। ओनली गोवा, दीव एंड दमन रिमेन विद दैम अंटिल 1961। तो पोर्तुगीज़ ही पहले ऐसे यूरोपियंस थे जो भारत आते हैं
और लास्ट ऐसे यूरोपियंस थे जो भारत से जाते हैं 1961 में। दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको एंड कैश्यू नट, बेटर प्लांटेशन वैरायटी ऑफ कोकोनट एट्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा। जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर करने की कोशिश करी हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डच के ऊपर। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।